तो आग अब धीमी हो रही है, लकड़ियां बस सुलग रही हैं, रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया है ना? हाँ, हवा में भी हल्की ठंडक सी लग रही है अब। आज रात हम यहीं इस कैंप फायर के आसपास बैठकर उन कहानियों की तह तक जाएंगे जो सिर्फ किस्से नहीं है, मतलब ये सच्ची घटनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानियां मिस्टर नाइटमेयर चैनल से ली गई हैं। उन लोगों की आप बीती जिन्होंने हैलोवीन की रात कुछ ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये कोई भूत प्रेत वाली कहानियां नहीं है जो इनको और भी डरावना बनाता है ना? सही कहा। ये इंसानों के बारे में है। सही कहा। वो अनजाने लोग, अजीब सी मुलाकातें, जहाँ डर इतना असली लगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो थोड़ा और पास आ जाइए। आज हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि इन डरावने अनुभवों में कोई पैटर्न है क्या, उसे समझें। बिल्कुल, और यही बात है ना कि ये सब सच है। हैलोवीन का माहौल सोचिए, हर कोई नकाब में, अजीब दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। तो ये माहौल एक तरह से खतरनाक लोगों के लिए एक पर्दे जैसा काम करता है। हम देखेंगे कैसे एक बिल्कुल आम सी रात अचानक खौफनाक बन जाती है, और लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है लंबे समय तक। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक असर। खतरे के वो छोटे छोटे संकेत जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, वो सब इन कहानियों में है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है हैलोवीन 2023 में। एक 22 साल का लड़का है। वो अपने कम्युनिटी सेंटर में हैलोवीन फेस्टिवल में काम करके लौटा है। पूरा दिन लंबा थका हुआ, बस सोना चाहता है बेचारा। समझ आता है। लेकिन तभी फोन बजता है। उसकी 15 साल की छोटी बहन है सवाना। उसने रेवन का कॉस्ट्यूम पहना है और साथ में 11 साल का भतीजा जैक्सन। वो सब जीरो बना है। अच्छा। और वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए ले चलो। अब बड़ा भाई है, कैसे मना करे? हाँ, ये तो होता है। तो यहीं से कहानी शुरू होती है, एक बिल्कुल रोजमर्रा की बात से, थोड़ी सी झुंझलाहट वाली जिम्मेदारी। हाँ। और यही चीज सच्ची डरावनी कहानियों को इतना असरदार बनाती है। जब सब कुछ नॉर्मल लगता है ना, हम खतरे के बारे में सोचते ही नहीं। सही। तो वो तैयार होता है, बच्चों को लेकर पास के एक इलाके में जाता है जहाँ काफी रौनक है। सब ठीक चल रहा है, बच्चे खुश हैं, कैंडीज मिल रही हैं खूब सारी। एक घर पर तो एक बुजुर्ग ने हॉट डॉग और सोडा भी दे दिया। मतलब बिल्कुल परफेक्ट हैलोवीन शाम। बिल्कुल एक अच्छा फैमिली वाला माहौल। हाँ बिल्कुल, जब तक वो वापस कार की तरफ चलना शुरू नहीं करते। अब रात ज्यादा हो गई है, सड़कों पर लोग भी कम हो गए हैं, अंधेरा बढ़ गया है। हाँ, और तभी उसकी नजर पड़ती है सड़क के उस पार। एक घर का अंधेरा सा यार्ड है और वहां कोई खड़ा है। ओहो। बिल्कुल हिल नहीं रहा, पूरी तरह काले कपड़ों में, एक लंबा सा काला हुड वाला क्लोक, मास्क भी पहना है, चेहरा कुछ नहीं दिख रहा, बस एक परछाई जैसा आकार। और क्या कर रहा है वो? बस खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हीं को देख रहा है, घूर रहा है। एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है उसे रीढ़ की हड्डी में। ये पहले सिग्नल है, वो गट फीलिंग। हाँ। और ये लड़का समझदार लगता है, उसने फौरन माहौल भांप लिया। वो बच्चों को कहता है पास रहो और उधर मत देखो। दिलचस्प बात यह है कि भतीजा जैक्सन उसे मजाक समझता है, लेकिन बहन समाना वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई के पास गन रहती है सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा। और अगर वो इसे सीरियसली ले रहा है तो मतलब मामला गड़बड़ है। अच्छा, तो डर का बीज पड़ चुका है। हाँ। वो तेजी से कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कथावाचक को महसूस हो रहा है वो आंखें अभी भी उन पर हैं। और जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं, क्या हुआ? पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है, बूट्स की आवाज, कंक्रीट पर, धीमी लेकिन जानबूझकर, टक टक टक। ओहो। वो मुड़ते हैं और वो शख्स वही है, पहले से ज्यादा पास, और इस बार क्लोक नहीं पहना है। अच्छा, तो अब साफ दिख रहा है। हाँ, ज्यादा साफ। और अब पता चलता है कि वो एक औरत है। उसने टैक्टिकल वेस्ट पहना है, टैक्टिकल बूट्स, काले पैंट बूट्स में टक किए हुए, और चेहरे पर एक पूरा स्पैंडेक्स मास्क, मतलब जरा सी भी स्किन नहीं दिख रही। ये कोई हैलोवीन कॉस्ट्यूम नहीं लग रहा था। टैक्टिकल गियर? ये तो मामला एकदम बदल गया। ये तैयारी का संकेत है। बिल्कुल। ये कोई मजाक करने वाला नहीं है, ये तैयारी के साथ, मतलब हथियार भी हो सकते हैं। अब उसका डर पक्का हो गया होगा। हाँ, पूरी तरह। वो बच्चों को फुसफुसाता है, शांत रहो, पीछे मत देखो, बस कार की तरफ चलो। सोचिए उस पर कितना प्रेशर होगा, बच्चे हैं साथ में। और ये खतरा बिल्कुल सामने है, अनजाना। वो किसी तरह कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो औरत भी पहुंच जाती है। फासला बहुत कम हो गया है, अब उसे फैसला लेना था। क्या किया उसने? उसने अपनी ग्लॉक निकाली, लोड की और उस औरत पर तान दी। तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो?
आवाज कांप रही थी, पर इरादा पक्का था। वो औरत रुक गई, हाथ ऊपर उठा दिए। शायद उसे बंदूक की उम्मीद नहीं थी। फिर धीरे से उसने अपना मास्क हटाया। कौन थी? एक औरत, लगभग 30-35 साल की, चेहरा बिल्कुल सपाट, कोई इमोशन नहीं, पत्थर जैसा। और उसने कुछ कहा। हाँ, और जो कहा वो और भी अजीब था। एकदम सपाट रोबोट जैसी आवाज में बोली, मैं अंडरकवर पुलिस हूँ, चोरी की रिपोर्ट थी। क्या? टैक्टिकल गियर में अंडरकवर? हाँ, और बोली, तुमने मुझे अजीब तरह से देखा, मुझे लगा तुम चोर हो, गन नीचे करो वरना अरेस्ट कर लूंगी। ये तो बहुत ही अजीब है। अंडरकवर पुलिस ऐसे गियर में, क्लोक में, अंधेरे यार्ड में क्यों खड़ी होगी? और फिर ये धमकी? कथावाचक को भी यही लगा। कहानी में इतने छेद थे कि यकीन करना नामुमकिन था, पर वो हिचकिचाया। पुलिस से कौन पंगा ले? उसने बंदूक नीचे कर ली। लेकिन सवाल पूछा उसने कि ये टैक्टिकल गियर क्यों, क्लोक क्यों पहना था और उस घर से इतनी दूर क्यों खड़ी थी? और जवाब? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। और यहीं एक और भयानक मोड़ आया। उसके चेहरे के भाव बदले। कैसे? पहले हल्की सी चिढ़, फिर जैसे वो सोच रही हो कि अब क्या करना है, और फिर उसके होंठ एक धीमी, बहुत ही अजीब, डरावनी मुस्कान में बदल गए। बाप रे। और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास वो बंदूक नहीं होती तो ये रात तुम्हारे लिए बहुत अलग तरह से खत्म होती। ये तो सीधी धमकी है। हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। जैसे ही उसने ये कहा, पास के घरों के बीच जो अंधेरा था, वहां से 4 और लोग निकले। 4 और? हाँ, सब के सब टैक्टिकल गियर में, बिना क्लोक के। 3 आदमी, 1 औरत, और वो सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे भी बिल्कुल वैसे ही, भावहीन, खाली। कहानी में कहा गया है आत्माहीन। हे भगवान, अब साफ था कि ये पुलिस नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, कुछ बहुत खतरनाक। ये तो पूरा आतंक का माहौल बन गया। अब एक नहीं, पूरे 5 लोग, संगठित, खतरनाक। कथावाचक ने सही किया। फौरन बच्चों को चिल्लाकर कार में बैठने को कहा, खुद भी बैठा और तेजी से गाड़ी भगा ली वहां से। और वो लोग, वो औरत? वो औरत वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। ये आत्मविश्वासी सबसे डरावना है। पकड़े जाने का डर नहीं, बेफिक्री। घर वापसी का सफर तो बिल्कुल खामोशी में कटा। सब सदमे में थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? कुछ दिनों बाद कथावाचक के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, अनजान नंबर से। क्या लिखा था? कुछ नहीं, बस एक तस्वीर थी। तस्वीर? किसकी? उसकी कार की, जो उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी थी। हाल ही में खींची हुई तस्वीर। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो जानते हैं वो कहाँ रहता है, वो उसे देख रहे हैं। हाँ, वो अंडरकवर पुलिस वाली कहानी तो बकवास थी ही। उसने बाद में उस घर के मालिक से भी पूछा था जहाँ वो औरत खड़ी थी। मालिक ने कहा कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी। तो फिर ये लोग कौन थे? क्या चाहते थे? क्या ये अचानक हुआ या वो पहले से उसे जानते थे? कोई जवाब नहीं। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखी, पर बिना सीधी धमकी के वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। और नतीजा? नतीजा पैरानोया, डर, थेरेपी, घर पर रिंग कैमरा लगवाया। 2 साल बाद भी वो रात उसे सोने नहीं देती। ये कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं है, बल्कि उसके बाद के असर की भी है। वो डर जो बना रहता है। सबक शायद यही कि अपने आसपास हमेशा ध्यान रखो। खतरा कहीं भी, किसी भी रूप में हो सकता है, और शायद कभी कभी अपनी सुरक्षा का इंतजाम जान बचा सकता है। बिल्कुल, वो अज्ञात का डर, और ये एहसास कि आप असल में उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना सोचते हैं। ये पहली कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संगठित समूह हैलोवीन के पर्दे का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी अलग है, पर डर इसमें भी अनजाने इंसान का ही है। हाँ, दूसरी कहानी का नाम है हेयर्ड वाला अजनबी। ये तब की बात है जब कहानी सुनाने वाला सिर्फ 12 साल का था। बच्चा था मतलब? एक फैमिली रिजॉर्ट गया था। जगह बहुत अच्छी थी, केबिन्स थे, लॉज, झील, खुला मैदान और चारों तरफ घना जंगल। आइसोलेटेड जगह मतलब? हाँ, दिन में शांत, पर रात को जंगल डरावना लगता था। रिजॉर्ट में हैलोवीन का पूरा प्रोग्राम था, गेम्स, कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट और एक प्रेतवादित हैराइड। फिर से वही पैटर्न, एक सुरक्षित फैमिली वाला माहौल, हैलोवीन का मजा। वहाँ उसकी दोस्ती रेयान नाम के लड़के से होती है। रेयान ने कंकाल वाला कॉस्ट्यूम पहना था। दोनों बच्चे हैराइड के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हैराइड तो बच्चों को पसंद आती है। शाम के 7 बजे हैराइड शुरू हुई। एक ट्रैक्टर था, पीछे वैगन लगी थी, उसमें भूसे के गट्ठे रखे थे। करीब 20 लोग बैठे थे।
ड्राइवर ने स्केरक्रो का मास्क पहना था। पर रिजॉर्ट के लोग डराने के लिए छुपे होंगे आसपास। हाँ, ज़ॉम्बी वगैरह बनकर। राइड जंगल के अंदर एक कच्चे रास्ते पर गई। दोनों तरफ मशालें जल रही थीं। माहौल पूरा बना हुआ था, डरावना भी मजेदार भी। सब कुछ प्लान के हिसाब से, लोग डर रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, लेकिन राइड के बीच में जब ट्रैक्टर एक अंधेरे से हिस्से से गुजरा और थोड़ा धीमा हुआ, कथावाचक की नज़र जंगल के किनारे पड़ी। मशाल की रोशनी से थोड़ा सा दूर एक आदमी खड़ा था। अच्छा, कोई कॉस्ट्यूम वाला? नहीं, यही अजीब बात थी। उसने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, बस एक काली जैकेट, जीन्स और एक बेसबॉल कैप। कैप चेहरे पर इतनी नीचे खींची हुई थी कि आंखें मुश्किल से दिख रही थीं। और वो कर क्या रहा था? कुछ नहीं, बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था, हाथ जेब में डाले हुए और बस देख रहा था। किसको? कथावाचक को लगा जैसे वो सीधा उसी को घूर रहा है। एक अजीब सा आई कांटेक्ट जैसा महसूस हुआ। उसने आसपास देखा, किसी और ने ध्यान नहीं दिया, सब अपनी मस्ती में थे। उसने पलके झपकाकर फिर देखा, आदमी अभी भी वहीं था, वैसे ही खड़ा, बस देख रहा था। राइड आगे बढ़ गई। और फिर? राइड खत्म होने पर उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी जा चुका था। उसने खुद को समझाया, शायद रिजॉर्ट का कोई स्टाफ होगा या किसी बच्चे का पापा होगा। लेकिन एक बेचैनी सी रह गई होगी मन में। वो घूरना, वो अलग खड़ा होना नॉर्मल नहीं था। हाँ, और उसका शक सही निकला। करीब 1 घंटे बाद वो लॉज के पास था। उसने उसी आदमी को फिर देखा। कहाँ? इस बार वो भीड़ से थोड़ा हटके पेड़ों के पास खड़ा था। फिर से वही पोज, वही देखने का अंदाज। इस बार चेहरा थोड़ा सा दिखा, हल्की दाढ़ी थी, कैप पर शायद कोई लोगो बना था। इस बार उसने किसी को बताया? हाँ, उसने फौरन अपने दोस्त रेयान को बताया। रेयान ने कहा, अरे यार, कोई पापा होगा या स्टाफ का आदमी होगा, चिल कर। बच्चों की सोच। हाँ, पर कथावाचक को यकीन नहीं हुआ। उसे उस आदमी की मौजूदगी में कुछ गलत लग रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी फिर गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। खतरा जैसे धीरे धीरे पास आ रहा है। वो सिर्फ देख नहीं रहा, शायद इंतजार कर रहा है। उसका बार बार दिखना फिर गायब हो जाना, ये भी डराने का एक तरीका हो सकता है। रात की 9 बज गए। इवेंट लगभग खत्म हो रहा था, पर बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें अभी भी एनर्जी थी। कथावाचक और रेयान रिजॉर्ट के पीछे निकल गए। जंगल की तरफ एक रास्ता जाता था। अकेले? हाँ, थोड़ा अंदर चले गए, करीब 200 फीट। वहाँ एक छोटी सी खुली जगह थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का साइन लगा था। वो वहाँ कंकड़ फेंक रहे थे, खेल रहे थे। और ठीक उसी वक्त जब वो सबसे ज्यादा लापरवाह थे। हाँ, उन्हें पीछे से जंगल में पत्तों पर चलने की आवाज आई। भारी धीमे कदम, कोई आ रहा था। ओहो। वो वहीं जम गए। टॉर्च घुमाई रास्ते पर, कुछ नहीं दिखा। कदम रुक गए, एकदम सन्नाटा। और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, शांत पर डरावनी, हे लड़कों। कौन था? टॉर्च की रोशनी में वही आदमी, काली जैकेट, टोपी नीचे खींची हुई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। आवाज बिल्कुल शांत थी, पर उसमें कुछ था जो डरा रहा था। और? कैंडी चाहिए? उसने अपनी जेब से एक रीस कप निकाला, दिखाया। मेरे कैबिन में और भी हैं, उसने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। चलो मेरे साथ, और दूंगा। ये तो क्लासिक तरीका है बच्चों को फंसाने का। हाँ, रेयान डरकर पीछे हटा। आदमी फिर बोला, अरे डरो मत, हैलोवीन है, बस कैंडी ही तो है। मैंने तुम लड़कों को पहले हेराइट पर देखा था। मैंने तुम लड़कों को पहले हेराइट पर देखा था। ये सुनते ही कथावाचक का दिल बैठ गया होगा। बिल्कुल, ये कंफर्मेशन था, ये वही आदमी है। ये सब इत्तेफाक नहीं था, इसका इरादा कैंडी देना नहीं है। शिकार और शिकारी, पहले दूर से देखा, फिर पास आया, अब भरोसे का नाटक करके बुला रहा है। कथावाचक का दिमाग तेजी से चला। उसने रेयान का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो। गुड। दोनों बच्चे रिजॉर्ट की रोशनी की तरफ भागे। पीछे उस आदमी के तेज दौड़ने की आवाज आ रही थी। भारी बूट पत्तों को कुचल रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिम्मत भी नहीं हुई होगी। जंगल से बाहर निकलते ही मदद के लिए चिल्लाने लगे। जैसे ही भीड़ के पास पहुंचकर मुड़े, रास्ता खाली था, आदमी गायब। फिर वही हुआ होगा, पुलिस आई। हाँ, माता पिता, स्टाफ, पुलिस, सब ने ढूंढा, पर उस आदमी का कोई पता नहीं चला। न कोई गाड़ी गायब थी, न उस होलिये का कोई गेस्ट।
पुलिस को लगा कोई बाहर से आया था। कौन था, क्या चाहता था, कभी पता नहीं चला। नहीं, कथावाचक और रेयान हफ्तों तक डरे रहे। कथावाचक आज भी सोचता है अगर वो उसकी बात मान लेते तो क्या होता। ये कहानी उस डर के बारे में है जो भीड़ में छुपा हो सकता है। कैसे कोई बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला इंसान गलत इरादे से आपको देख रहा हो सकता है। हाँ, और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना कितना जरूरी है। जब कुछ सही ना लगे तो वो शायद वाकई सही नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। यह शायद सबसे सीधी और सबसे भयानक है। हाँ, तीसरी कहानी है नकाबपोश हमलावर। कहानी सुनाने वाला है रॉजर, 29 इयर्स का। हैलोवीन की रात, घर पर अकेला है। अच्छा। गर्लफ्रेंड शहर से बाहर है, घर शहर के बाहर शांत सड़क पर है। पड़ोसी हैं पर थोड़ी दूरी पर। ट्रिक और ट्रीटिंग 9 बजे तक खत्म हो चुकी है, सब शांत है। और रॉजर को हैलोवीन पर शरारतें झेलने की आदत है, जैसे कोई दरवाजा खटखटाकर भाग गया। हाँ, डिंग डोंग डिच। रात के करीब 10:30 बजे हैं। रॉजर लिविंग रूम में हॉरर मूवी देख रहा है, कैंडी खा रहा है। तभी साइड डोर पर हल्की सी दस्तक। रॉजर सोचता है कोई बच्चा देर से आया होगा। दरवाजा खोलता है, कोई नहीं। शरारती बच्चे सोचकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये तो आम बात है हैलोवीन पर। हाँ, लेकिन 15 मिनट बाद फिर दस्तक। इस बार पिछले दरवाजे पर, बैक डोर, जो डेक की तरफ खुलता है, जिसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। ये अजीब है, बैक डोर पर क्यों? हाँ, रॉजर का माथा ठमका। उसने टीवी की आवाज बंद की और ध्यान से सुना, और तब उसे वो आवाज आई। बैकडोर का नॉब कोई उसे धीरे, बहुत धीरे घुमा रहा है। ओहो, चेक कर रहा है कि लॉक है या नहीं। हाँ, या शायद चुपके से खोलने की कोशिश कर रहा है। ये शरारत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये घुसपैठ की कोशिश है। रॉजर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दबे पांव किचन में गया। वहां खिड़की से बाहर देख सकता था, और जो देखा उसका खून जम गया। क्या देखा? दरवाजे के पास एक आदमी झुका हुआ था, गहरे रंग के कपड़े, सिर पर एक सस्ता सा टूटा हुआ प्लास्टिक का हैलोवीन मास्क, ऊपर खिसकाया हुआ था, चेहरा थोड़ा दिख रहा था, और उसके हाथ में एक क्रोबार, लोहे की मोटी छड़। क्रोबार? बाप रे। आदमी छुपा नहीं था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता हो कि रॉजर अंदर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात और डरावनी है। हाँ, रॉजर चुपचाप पीछे हटा, फोन निकाला, कांपते हाथों से 911 मिलाया, फुसफुसाकर ऑपरेटर को बताया। ऑपरेटर ने कहा लाइन पर रहो, छिप जाओ और उससे उलझना मत। सही सलाह। रॉजर सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में छिप गया, हाथ में किचन का एक बड़ा चाकू पकड़ लिया, बस हिम्मत के लिए, और फोन पर ऑपरेटर को बताता रहा। बाहर से आवाजें आ रही थीं। आदमी बैकडोर से हट गया था। फिर खिड़की की स्क्रीन उखाड़ने की आवाज आई। कहां से? बेसमेंट की खिड़की से। हे भगवान। रॉजर ने कांपती आवाज में डिस्पैचर को बताया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा हमलावर सुन लेगा। और फिर कांच टूटने की आवाज, क्रैक। वो अंदर आ रहा है? हाँ, खिड़की तोड़ रहा था। ये पल रॉजर के लिए शुद्ध आतंक था। ये चोर नहीं है। चोर तब नहीं घुसता जब पता हो घर में कोई है। ये आदमी रॉजर के लिए आया है। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इरादा चोरी से कहीं ज्यादा बुरा लग रहा है। रॉजर के लिए मिनट घंटों जैसे बीत रहे थे। डिस्पैचर उसे बात करते रहने को कह रही थी। बाहर फिर कदमों की आहट। आदमी शायद घर का चक्कर लगा रहा था। और पुलिस? तभी बाहर रोशनी दिखी, हेडलाइट्स, फिर लाल नीली बत्तियां। पुलिस आ गई। शुक्र है। रॉजर को ऐसी राहत मिली जैसे जान में जान आई हो। बाहर शोर हुआ। उसने खिड़की से देखा, पुलिस ने हमलावर को यार्ड में पकड़ लिया था। भाग रहा था क्या? हाँ, कोशिश कर रहा था पर पकड़ा गया। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर रॉजर के पास लाई, और तब उन्होंने देखा कि उसके पास असल में क्या क्या था। क्रोबार तो था ही। क्रोबार के अलावा उसके बैग में डक्ट टेप का एक बड़ा रोल था और कई सारी मोटी जिप टाइज। डक्ट टेप, जिप टाई, ये चोरी का सामान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किसी को काबू करने, बांधने, पता नहीं क्या करने का सामान है। पुलिस ने रॉजर को बताया कि उस आदमी का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। घरों में घुसना, हमला करना, और वो इलाके में कुछ लोग जो गायब हुए थे उनमें भी संदिग्ध था। ओह गॉड। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद पुलिस फिर आई। बताने के जांच में पता चला है कि उस रात उसके बैग में क्रोबार, टेप और टाई के अलावा एक लोडेड कोल्ट 45 हैंडगन, किचन के कई तेज चाकू और रस्सी का बंडल भी था। मतलब वो पूरी तैयारी से आया था और इरादे बहुत ही भयानक थे। रॉजर आज भी उस रात को भूल नहीं पाया है।
हेलोवीन उसके लिए डर का दूसरा नाम बन गया है। रात को घर में अकेले होने पर हर आवाज उसे डराती है। जाहिर है। वो कहता है सबसे डरावनी बात ये सोचना है कि अगर पुलिस सिर्फ 5 मिनट लेट आती तो क्या होता। शायद वो कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं होता। ये कहानी दिखाती है कि हमारा घर, जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, वो भी कितना असुरक्षित हो सकता है। और कुछ लोगों के इरादे कितने काले हो सकते हैं। उस आदमी की तैयारी, हथियार, बांधने का सामान, ये एक सोची समझी हिंसक योजना थी। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये शायद अपहरण या हत्या की कोशिश थी। तो आग अब लगभग बुझ चुकी है, बस कोयले दहक रहे हैं, अंधेरा पूरी तरह छा गया है। इन कहानियों का असर शायद इतनी आसानी से नहीं जाएगा। हाँ, हमने देखा कैसे हैलोवीन की रात, जो मजे और शरारतों का वक्त होती है, कुछ लोगों के लिए असली खौफ में बदल गई। खतरा आम दिखने वाले चेहरों में, भीड़ भरी जगहों पर, यहाँ तक कि आपके अपने घर के दरवाजे पर भी हो सकता है। और इन तीनों कहानियों में एक पैटर्न है, असुरक्षित महसूस कराने का, भेद्यता का फायदा उठाने का, चाहे वो टैक्टिकल गियर वाली औरत हो या हेराइड वाला अजनबी या फिर वो नकाबपोश हमलावर। खतरा अक्सर वहीं होता है जहां हम सोचते भी नहीं। वो नॉर्मल दिखने का नकाब पहने होता है। और इन घटनाओं का असर सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, वो दिमाग पर, सोच पर गहरा असर डालता है, सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। तो अगली बार जब हैलोवीन की रात हो या कोई भी आम रात और दरवाजे पर कोई अजीब सी दस्तक हो या लगे कि भीड़ में कोई आपको अजीब तरह से घूर रहा है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर देंगे? सोचेंगे कि बस वहम है या कोई मजाक कर रहा है? या फिर आप अपने अंदर की उस आवाज को सुनेंगे जो कह रही है कुछ ठीक नहीं है, कौन जाने इस अंधेरे में कौन आपको देख रहा है ठीक अभी। सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। एक सच्ची घटना जी। एक रात जो दोस्तों के लिए मजेदार होनी चाहिए थी, वो जानलेवा खतरे में बदल गई। हाँ बिल्कुल। हमें या बीती मिली है और साथ में हम कुछ और चीज़ें भी देख रहे हैं, जैसे अजनबी जब पीछा करते हैं तो दिमाग पर क्या असर होता है, उस पर कुछ रिसर्च है। हाँ। और वो गट फीलिंग वाली बात भी। हाँ, और वो गट फीलिंग, अंतरात्मा की आवाज़, मुश्किल हालात में उसका क्या रोल है। तो आज कोशिश यही है कि इन सबको मिलाकर समझें कि डर कैसे काम करता है, खतरे के सिग्नल क्या हो सकते हैं और इन अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी अपने आप में तो डरावनी है ही, लेकिन जब इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से या अपराध विज्ञान के एंगल से देखते हैं तो मतलब कई परतें खुलती हैं। सही कहा। अक्सर ऐसी सच्ची घटनाएं हमें इंसानी बर्ताव और हमारी अपनी बचने की जो प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट, उसके बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, सिर्फ कहानी के रोमांच से कहीं ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के माहौल से। आग की रोशनी धीमी हो रही है और अंधेरा घना। ऐसी ही रातों में कुछ कहानियां याद आती हैं, सच्ची कहानियां। ये घटना होती है एक ऐसे घर में जो जंगल के बिल्कुल बीच में है। आसपास मीलों तक कोई नहीं। सोचिए जरा। हाँ, एकदम अलग थलग। और घर के पीछे एक चट्टान है जो सीधे नीचे समुंदर में गिरती है। ये जो आइसोलेशन है, ये अकेलापन, ये डर को तो वैसे ही कई गुना बढ़ा देता होगा, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास जो एक साइकोलॉजिकल स्टडी है उसमें यही बताया गया है, जब हम अपने जाने पहचाने सुरक्षित माहौल से कट जाते हैं और लगता है कि मदद पहुंच से बाहर है, हाँ, तो हमारे दिमाग खतरे के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो जो सेफ स्पेस वाली फीलिंग है ना घर की, वो कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा। फिर हर अनजानी आवाज, हर परछाई ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। जंगल, समंदर, रात का अंधेरा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां डर बढ़ना स्वाभाविक है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, असल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। उस रात कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, वो अपनी दो सहेलियों एम और सैम के साथ एम के घर पर रुकी थी। शुरू में तो सब नॉर्मल टीनेज स्लीप ओवर जैसा था, हंसी मजाक, गेम्स वगैरह। हाँ, वही सब। लेकिन फिर देर रात उन्होंने फैसला किया कि चलो बाहर टहल कर आते हैं, एम की माँ से इजाजत लेकर। और यहीं सड़क पर उनका सामना उस अजीब आदमी से होता है। यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। और यहीं पर हमारे पास जो अपराध विज्ञान से जुड़े लेख हैं वो काम आते हैं। उस आदमी के बारे में दो बातें फौरन ध्यान खींचती हैं। क्या? पहला, उसका पहनावा, मौसम के हिसाब से एकदम अजीब।
इतनी गर्मी में भी बहुत मोटे कपड़े, जैसे बर्फबारी वाले हों। हाँ, ये तो अजीब है। लगभग 15-16 डिग्री सेल्सियस में मोटे कपड़े कसम से याद करके घिन आती है। और अपराध विज्ञान के विश्लेषण यही बताते हैं कि इस तरह की गड़बड़ियां, मतलब व्यवहार में, कपड़ों में या साफ सफाई में हद से ज्यादा लापरवाही, ये कभी-कभी गहरी मानसिक अस्थिरता या फिर असामाजिक सोच का संकेत हो सकती हैं। तो मतलब ये सिर्फ अजीब नहीं था, बल्कि एक तरह का वार्निंग साइन, एक रेड फ्लैग था। हो सकता है। जैसे वो मोटे कपड़े, क्या वजह हो सकती है? देखिए, स्रोतों के अनुसार कई वजहें हो सकती हैं। कभी-कभी लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई हथियार या अपने शरीर का कोई निशान। अच्छा। या फिर जैसा इस केस में बाद में पता चला, ये उनकी भयानक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकता है। और वो बदबू, वो अक्सर गंभीर अनदेखी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं या फिर जैसा इस कहानी में हुआ, किसी और भी ज्यादा भयानक चीज से जुड़ी हो सकती है। बाप रे। स्टडीज बताती हैं कि हमारी सूंघने की शक्ति वो खतरे को भांपने में एक बहुत पुरानी आदिम भूमिका निभाती है। एक तेज घिनौनी गंध हमारे दिमाग में फौरन खतरे की घंटी बजा सकती है। कहानी में भी ऐसा ही हुआ। बदबू और उस आदमी के अजीब बर्ताव से डरकर लड़कियां फौरन वापस घर जाने का फैसला करती हैं। सही फैसला। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा है। ओह। वो अब उनकी उल्टी दिशा में नहीं जा रहा, वो उनके पीछे आ रहा है। यहाँ डर और बढ़ गया होगा। पीछा किया जाना ये अपने आप में एक ट्रॉमा है, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी और आज़ादी पर हमला है। साइकोलॉजिकल स्रोत बताते हैं कि इससे बहुत तेज चिंता, लाचारी और पैरानोया, मतलब बिना वजह का डर पैदा हो सकता है, खासकर जब माहौल सुनसान हो। बिल्कुल। और पीछा करने वाले का इरादा भी पता ना हो। कहानी में जैसे लड़कियां तेज चलती हैं, फिर वो भी तेज चलने लगता है, वो दौड़ने लगती हैं, वो भी दौड़ने लगता है। ये बढ़ते खतरे का एकदम साफ संकेत है। और फिर वो मोमेंट आता है जब साम पीछे मुड़कर देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। क्या देखा उसने? वो आदमी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा है और उसके हाथ में चाकू जैसी कोई चीज चमक रही है। हे भगवान। तीनों चीखते हुए घर की तरफ भागी। वो पीछे था, वो चाकू, उन्हें नहीं पता था वो क्या चाहता था, बस भागना था। दहशत का माहौल रहा होगा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। उनकी चीखें सुनकर वो आदमी अचानक रुक गया, बस खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा, हिला तक नहीं। अच्छा, रुका क्यों? पता नहीं, लेकिन अपराध विज्ञान के स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या अपराधी अक्सर चीखने या विरोध करने से रुक जाते हैं? ये मिला जुला है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि अचानक विरोध, जैसे जोर से चीखना, हमलावर को चौंका सकता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। हाँ। खासकर अगर उसे पकड़े जाने का डर हो या वो किसी आसान शिकार की तलाश में हो। चीखने से ध्यान खिंचता है, जिससे उसका अनजान बने रहने का प्लान बिगड़ सकता है। हालांकि हर सिचुएशन अलग होती है। कुछ मामलों में विरोध खतरे को बढ़ा भी सकता है, लेकिन इस केस में शायद चीखना ही बचाव बन गया। उसका रुक जाना अजीब तो है, पर शायद उसकी योजना में कोई रुकावट आई थी। खैर, वो भागकर एम के घर पहुंची, दरवाजा जोर से बंद किया। डरी हुई थी, पर एम के सोते हुए माँ बाप को नहीं जगाने का फैसला किया। टीनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं, पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते। हाँ। लिविंग रूम में सोने की तैयारी की। कुछ घंटे बीते, रात के लगभग 2 बज रहे थे। कोई हॉरर मूवी देख रही थी। हॉरर मूवी? इस सब के बाद? शायद ध्यान बटाने के लिए। घर के पीछे, जैसा बताया, चट्टान और समंदर का नजारा दिखाने वाली बहुत सी खिड़कियां थी। कहानी बताने वाली खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरा, सिर्फ लहरों और हवा की आवाज। तभी खिड़की के पास कदमों की आहट सुनाई दी। फिर से? हाँ। मैंने कहा, अरे वो हिरण होगा जो रोज आता है, मैं उसे खाना खिलाती थी। कहानी वाली लड़की उत्साहित हुई, लेकिन मैं और सैम ने बाहर जाने से मना कर दिया, पहले जो हुआ उसे याद करके। समझदारी दिखाई। लेकिन कहानी वाली को अजीब सी बेचैनी होती रही। यहाँ वो गट फीलिंग वाली बात आती है ना? जो सर्वाइवर्स अकाउंट्स का आपने जिक्र किया था, उनमें इस पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। कई सर्वाइवर्स अपनी कहानियों में बताते हैं कि कैसे उन्हें खतरे का एहसास पहले ही हो गया था। एक अंदरूनी बेचैनी जिसे वो लॉजिकली समझा नहीं पा रहे थे, पर जिसने उन्हें अलर्ट कर दिया। साइकोलॉजिस्ट इसे इंट्यूशन या सहज ज्ञान कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर छोटे छोटे सिग्नल पकड़ लेता है, जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। इस कहानी में नरेटर की लगातार बेचैनी, नींद ना आना, ये शायद उसके दिमाग का तरीका था उसे बताने का कि खतरा भी टला नहीं है। एम का वो हिरन वाली बात कहना, वो सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश थी, जो हम अक्सर तनाव में करते हैं। और फिर वो भयानक पल आया। सब सो गए थे,
पर कहानी वाली लड़की को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती है। चांदनी रात थी, समुंदर दिख रहा था। अचानक बाईं तरफ जंगल में कुछ हिलता हुआ नजर आया। ओह! उसने टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी की जहां हरकत दिखी थी। और टॉर्च की रोशनी में वही आदमी खड़ा था। क्या? लेकिन इस बार उसने वो मोटे कपड़े नहीं पहने थे। वो शर्टलेस था, बिना कमीज के। बाप रे! जंगल में रात में बिना कमीज के? हाँ, वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, लड़की का तो खून जम गया। ये तो बहुत डरावना है। अपराधी का वापस लौटना, वो भी घर के इतने करीब, ये उसकी बढ़ती हिम्मत या जुनून को दिखाता है। और कपड़े बदलना, उसका क्या मतलब? कई मतलब हो सकते हैं। शायद वो अब छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, या शायद ये उसकी बदली हुई मानसिक हालत का सिंबल था। कुछ भी हो, ये विक्टिम के मन में डर और अनिश्चितता को और गहरा करता है। उसने फौरन सैम को जगाया, लेकिन एम गहरी नींद में थी। जब उन्होंने दोबारा बाहर देखा, आदमी गायब हो चुका था। सैम को लगा वो मजाक कर रही है। ये भी आम है। डर और तनाव में हम चीजों को अलग अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। विश्वास करना मुश्किल होता है। कहानी का अगला मोड़ तो और भी भयानक है। सुबह के करीब 4:30 बजे, अभी अंधेरा ही था, उसे झपकी आने वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन? वो डरते डरते दरवाजे के पीप होल से देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। उसे लगा शायद उसका वहम है। वो वापस सोफे पर आकर कंबल ओढ़ लेती है। सुबह 5 बजे के करीब ठंडे पसीने में उसकी आंख खुलती है। शरीर कांप रहा था और फिर क्या? वही जानी पहचानी घिनौनी बदबू कमरे में महसूस होती है। कमरे के अंदर? हाँ, वो बदबू जैसे खतरे का सिग्नल बन गई थी। वो सीधे उस आदमी और खतरे से जुड़ गई थी। मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं, तेज नेगेटिव अनुभव से जुड़ी गंध लंबे समय तक याद रहती है और दोबारा महसूस होने पर फौरन डर पैदा करती है। उसका कमरे के अंदर महसूस होना, इसका मतलब तो ये था कि सुरक्षा की आखिरी दीवार, घर, वो भी टूट चुकी थी। और जैसे ही वो बदबू महसूस करके उठती है, उसे अपनी तरफ आते कदमों की आहट सुनाई देती है। नहीं। वो चीखती है और टॉर्च जलाती है। और टॉर्च की रोशनी में कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था। कमरे के अंदर? अरे बाप रे! ये तो किसी की भी होश उड़ा दे। ये तो होम इन्वेजन है, घर में घुसपैठ। हाँ, ये सबसे भयानक अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये हमारी सबसे सुरक्षित जगह पर हमला होता है। उसकी चीख सुनकर एम और सैम जाग जाती हैं और वो भी चीखने लगती हैं। फिर क्या हुआ? उनकी चीखों से वो आदमी घबरा गया और घर से बाहर भाग गया। फिर से चीखना काम आया? हाँ। एम के माँ बाप नीचे आए, पुलिस बुलाई गई। एम का पिता बंदूक लेके आदमी को ढूंढने भी निकला। बिल्कुल सही कदम उठाए। कहानी का अंत इस भयानक सच्चाई के साथ होता है कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और पास में ही एक पुराना शेड था जहां वो लड़कियां जाने की हिम्मत जुटा रही थी। उस शेड से 5 लाशें मिली। क्या? 5 लाशें? हाँ, वो भयानक बदबू वो उन लाशों की सड़न की थी जो शायद उसके कपड़ों या शरीर पर लगी हुई थी। हे भगवान, ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़कियां असल में कितने बड़े खतरे में थीं। सोचकर ही डर लगता है। ये खुलासा कहानी को एक अलग ही भयानक लेवल पर ले जाता है। ये दिखाता है कि वो अजीब सिग्नल, वो कपड़े, वो बदबू, वो सिर्फ अजीब नहीं थे, बल्कि एक सीरियल किलर की गतिविधियों के सबूत थे। हाँ, ये उन स्रोतों की बात को कंफर्म करता है जो कहते हैं कि कभी-कभी सबसे छोटे या अजीब लगने वाले डिटेल्स भी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर सकते हैं। सर्वाइवर्स अकाउंट्स में अक्सर यही होता है। बाद में जब पूरी तस्वीर सामने आती है, तब एहसास होता है कि उनकी गट फीलिंग कितनी सही थी। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें, वो आप बीती, मनोवैज्ञानिक स्टडी, अपराध विज्ञान के लेख, सर्वाइवर अकाउंट्स, क्या खास बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अकेलापन, आइसोलेशन और अपरिचित माहौल डर और खतरे की भावना को वाकई बढ़ा सकते हैं। दूसरी, असामान्य व्यवहार या दिखावा, जैसे वो कपड़े या बदबू, इसके पीछे गंभीर खतरा छुपा हो सकता है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी, हमारी अंतरात्मा की आवाज़, वो गट फीलिंग, वो अक्सर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी होती है। उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, भले ही लॉजिक कुछ और कह रहा हो। सही। चौथी बात, खतरनाक स्थितियों में विरोध करना, जैसे चीखना या ध्यान खींचना, कभी कभी जान बचा सकता है। हाँ, जैसे इस केस में हुआ। और आखिर में, ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है वो बहुत गहरा होता है, और बाद में जब सच्चाई पता चलती है तो वो अनुभव और भी भयानक बन जाता है। ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि कितना जरूरी है कि हम सतर्क रहें और अपने आसपास के संकेतों के प्रति जागरूक रहें।
ये कहानी और इसका विश्लेषण सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिखाते हैं कि खतरे को कैसे पहचाना जाए और अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। ज्ञान ही बचाव है। इन स्रोतों से मिली जानकारी हमें वो चीजें समझने में मदद करती हैं जो शायद पहली नजर में समझ ना आए। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आग अब लगभग बुझ चुकी है, अंधेरा और गहरा हो गया है। लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इतने सारे सिग्नल हैं, इतना शोर है, तो हम असली खतरे की वो धीमी सी आवाज को कैसे पहचानें? अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कब करें और कब हम सिर्फ बेवजह डर रहे होते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर हों या कोई अजनबी आपको अजीब लगे, तो अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज मत करना।